हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 17 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है एनआईए से संबंधित। तो एनआईए मीन्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को एनआईए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति कब तक होगी? तो ये नियुक्ति पद संभालने की तारीख से 31 अगस्त 2028 तक या जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक होगी। तब तक के लिए ये अपने पद पे बने रहेंगे। एनआईए की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद की गई थी और इसका उद्देश्य देश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की प्रभावी, समन्वित और तेज जांच सुनिश्चित करना है। ये एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है और इसे राज्यों की विशेष अनुमति के बिना भी आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अगर किसी स्टेट में इसको कोई आतंकवाद से जुड़े गतिविधि की जांच करनी हो तो उसके लिए स्टेट परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो स्टेट के परमिशन के बिना भी जांच शुरू कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नीति आयोग के एक इंडेक्स से संबंधित है। तो नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 लॉन्च किया है, जिसमें भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी निर्यात क्षमता और तैयारी के आधार पर रैंकिंग दी गई है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, उसके बाद है तमिलनाडु और उसके बाद है गुजरात। अब ये है क्या? एक निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो ये 4 स्तंभों और 13 उप स्तंभों के अंतर्गत 70 संकेतकों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी का आकलन करता है। इसमें निर्यात नीति, व्यावसायिक वातावरण और संरचना की गुणवत्ता और निर्यात परिणाम शामिल होते हैं। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है, जैसे बड़े राज्य, छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तो इन समूहों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित किया गया है और प्रत्येक समूह के भीतर भी इन क्षेत्रों को 3 प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायर्स। लीडर्स में कौन लोग आते हैं, मतलब कौन से राज्य आते हैं? तो वो जिनकी उच्च निर्यात तैयारी हो। चैलेंजर्स में मध्यम स्तर की निर्यात तैयारी और सुधार की संभावनाओं के साथ जो राज्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और एस्पायर्स में प्रारंभिक चरण में निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने वाले राज्यों को शामिल किया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि बड़े राज्य जो हैं उसमें लीडर्स में टॉप 3 कौन कौन से हैं। तो टॉप 3 हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। वहीं छोटे राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लीडर्स जो हैं वो कंबाइंडली उनको देखते हैं। तो पहले नंबर पे है उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे है नागालैंड। बड़े राज्यों में चैलेंजर्स की श्रेणी में मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल। वहीं बड़े राज्यों के एस्पायर्स में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड शामिल हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश को देखिए तो दिल्ली को 12वां स्थान मिला है और इसे मेघालय, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ चैलेंजर श्रेणी में रखा गया है। तो ये नीति आयोग के इंडेक्स से संबंधित था ये न्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक, बाकी एजेंसीज की तरह विश्व बैंक ने भी अपनी प्रमुख रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। कितना अनुमान रखा है? तो 7.2%, जो जून 2025 में लगाए गए 6.3% के पूर्व अनुमान से अधिक है। तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये समय के साथ चेंज भी होते रहता है। ऐसा नहीं है कि जो अभी अनुमान है वो पूरे 1 साल के लिए रहे। अगर अच्छा ग्रोथ हुआ तो चेंज भी हो सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर के 6.5% रहने की संभावना है, जिसका कारण जो है वो वैश्विक अनिश्चितताएं और ऊंचा आधार प्रभाव है। वही फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में वृद्धि फिर से
बढ़कर 6.6% होने का अनुमान है। तो ये ईयर बाय ईयर अलग अलग है। और विश्व बैंक के अनुसार मई के बाद में भारतीय रुपया कमज़ोर हुआ है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अमेरिकी टैरिफ और व्यापार अनिश्चितताओं से जुड़े पूंजी बहिर्वाह, मतलब पूंजी का बाहरी देशों में जाना। तो इस वजह से रुपया कमज़ोर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक 2 नियुक्ति से संबंधित है। तो आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर, इनको आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार। शत्रुजीत सिंह जो हैं ये प्रवीण कुमार का स्थान लेंगे। ये जो प्रवीण कुमार अभी बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं, ये पहले आईटीबीपी के महानिदेशक थे और उन्हीं का स्थान अभी शत्रुजीत सिंह लिए हैं। और ये 31 अक्टूबर 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। कौन? आईटीबीपी के जो हेड हैं शत्रुजीत सिंह, वो। वहीं प्रवीण कुमार 30 सितंबर 2030 तक पद पर बने रहेंगे। अब आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। तो आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस है। तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, भारत चीन युद्ध के बाद। ठीक है, 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। और यह भारत चीन सीमा पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी निभाता है। तो ये कहाँ काम करता है? तो भारत चीन सीमा पे। वहीं बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी और यह भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभालती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्पेशली फोर्स वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में तो पूछा ही जा सकता है। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई है ये भी पूछा जा सकता है, और ये कहाँ काम करता है ये भी पूछा जा सकता है कि किस बॉर्डर पे काम करता है। तो भारत चीन के बॉर्डर पे आईटीबीपी काम करता है। वही बीएसएफ जो है वो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक कर्नाटक बैंक से संबंधित है। तो कर्नाटक बैंक को इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी 2026 में बेस्ट फिनटेक और डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड मिला है। डीपीआई क्या होता है? तो डीपीआई मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस श्रेणी में अवार्ड मिला है कर्नाटक बैंक को। और ये अवार्ड किस लिए मिला है? तो ये बैंक के फिनटेक इनोवेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने और कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस पर लगातार फोकस के लिए मिला है। तो कर्नाटक बैंक को ये अवार्ड मिला है। ये बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम हो तो उसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे। ये कब मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। और ये वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये जो नीति है इसी के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और यह नीति आधारित पहल है जो आज दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम में से एक बन गया है, स्टार्टअप इंडिया पहल। इस साल इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं स्टार्टअप इंडिया पहल का। और इस पहल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। तो अगर पूछा जाए स्टार्टअप इंडिया पहल को कौन संचालित करता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा पुणे ग्रैंड टूर 2026 से रिलेटेड। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब पुणे ग्रैंड टूर 2026 है क्या? तो ये भारत की पहली यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल 2.2 श्रेणी की पुरुषों की कॉन्टिनेंटल रोड साइकिलिंग रेस है। अभी तक भारत में ऐसी किसी रेस का आयोजन नहीं किया गया था। ये पहली बार है जब भारत ऐसे किसी रेस का आयोजन कर रहा है अपने देश में। तो ये इस आयोजन के साथ भारत साइकिलिंग के मंच पर एक ऐतिहासिक कदम रखने जा रहा है। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 19 से 23 जनवरी 2026 तक पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस आयोजन के साथ ही भारत को UCI के आधिकारिक वैश्विक साइकिलिंग कैलेंडर में स्थान मिल जाएगा।
ये जो साइकिलिंग रेस होगी ये 5 चरणों में आयोजित होगी और कुल 437 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें कितने देश भाग लेंगे? तो इसमें 35 देशों के 29 प्रोफेशनल टीमों के 171 राइडर्स भाग लेंगे, जो 5 अलग अलग महाद्वीपों से होंगे। तो ये पुणे ग्रैंड टूर 2026 से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।